अब ये रिकॉर्ड पर लगा हुआ है, तो हम लोग पहले 10-20 मिनट की बात करते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी। ठीक है ना? अ, पिछली क्लास में ये बात ज़ेर गुफ्तगू थी, ज़ेर बहस थी कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में फ़र्क कैसे हम करेंगे, और उसके ताल्लुक़ से 2-3 बातें सामने इस तरह से आई थी कि उसका बहुत आसानी से उसकी तक़सीम इस तरह से की जा सकती है कि नस्र की वो असनाफ़ जिसमें गैर हकीकी वाक़यात का अमल दखल हो, और गैर हकीकी वाक़यात जिसमें या बातें बयान की जाएं, वो सब फ़िक्शन के दायरे में आएंगी। और इस तरह से अफ़साने, नावल, नावेलेट, ड्रामा, दास्तान, क़िस्सा, कहानी, जहाँ जहाँ भी फ़र्ज़ी था, है ना, वो सब उसी ज़िम्न में आते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दीगर असनाफ़ बचती हैं, वो गैर अफ़सानवी नस्र के ज़ैल में शामिल हैं। गैर अफ़सानवी नस्र का दायरा यकीनन बहुत वसी है। वसी इस माने में कि अगर इन 4 असनाफ़ को हम लोग मिन्हा कर दें, घटा दें उसमें से, तो अच्छी खासी असनाफ़ नस्र ऐसी बचती हैं जिनकी अहमियत है और जिनका तारीख़ अदब में एक मुकाम व मर्तबा है। सवानेह नगारी का ज़िक्र आया था, खाका नगारी का ज़िक्र आया था, मज़मून का ज़िक्र आया था, मकाला एक सिन्फ़ नस्र है, इंशाइया है। जब सवानेह नगारी का ज़िक्र आएगा तो उसके साथ खुद नविश्त का और आप बीतियों का भी ज़िक्र आएगा। तो इस तरह से सहाफ़त का जो सहाफ़त का जो पूरा दायरा है, उसके ज़िम्न में जो भी बातें या जो भी असनाफ़ आएंगी, वो सब की सब गैर अफ़सानवी नस्र के ज़ैल में आएंगी, क्योंकि ये सहाफ़त का तमाम तर दारो मदार हक़ाइक़ पर होता है, वाक़यात पर होता है। गुज़रे हुए वो वाक़यात जो सबक आमोज़ हो सकें या जिनकी मालूमात समाज और मुआशरे के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग गैर अफ़सानवी नस्र में रखेंगे। जब इस तरह से हम देखते हैं और तारीख़ी तौर पर उसके इर्तिक़ा को समझने की कोशिश करते हैं, तो अगरचे कुछ असनाफ़े नसरी इस तरह की थीं कि 1857 से पहले का जो दौर था वो मुख्तसर ही था, बहुत मुख्तसर दौर था। और जो ये दौर था, उस दौर में खतूत एक ऐसी नसरी सिन्फ़ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ 1857 से नहीं है। खतूत लिखने की रिवायत बहुत कदीम है। फ़ारसी में पहले हिंदुस्तान में ख़त लिखे जाते थे, मतलब मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जो इलाका उर्दू का बाद में जा कर के इलाका हुआ। तो जो हुकूमत में लोग थे या हुकूमत की जो ज़बान थी वो फ़ारसी थी, इसलिए इल्मी तौर पर अगर देखा जाए तो फ़ारसी ज़बान का शोहरा था और फ़ारसी ज़बान ही सरकारी ज़बान थी। तो इस तरह के जितने भी काम काज किए जाते थे, ख़ास सरकारी हों
याद भी उन पर फ़ारसी रंग चढ़ा हुआ था। और जब उर्दू ज़बान रफ्ता रफ्ता तरक्की करके और इस मंजिल पर आ पहुंची कि उसमें सरकारी अमूर भी सरअंजाम दिए जा सकें, और इसके साथ साथ वो दूसरी सब ज़िम्मेदारियों से भी हमारे जज्बात और हमारे एहसासात की भी बेहतरीन तरीके पर तर्जुमान बन सके, तो फिर फ़ारसी की जगह उर्दू ने एक तरह से ले ली। खतूत का जब हम मुताला करते हैं तो उर्दू में जो भी खतूत का सरमाया है उसमें एक बहुत अहम पड़ाव मिर्ज़ा गालिब है ना। अ, गालिब एक ऐसे मोड़ पर हमको खड़े हुए नज़र आते हैं जहाँ उनके मुआसरीन में बहुत सारे लोगों ने खतूत लिखे, है ना। लेकिन लेकिन सब में गालिब की जो शख्सियत या उनकी शख्सियत का जो जादू था और उनके उसलूब में जो बेतकल्लुफ़ी और जो अपनापन था और उनके खतूत के मवाद में मैटर में जो दिलकशी और हुस्न और समाज की और तहज़ीब की अक्कासी थी, उसने गालिब के खतूत को ज़्यादा मशहूर कर दिया। तारीख़ी तौर पर ये बात आपको मालूम है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर फ़साने अजायब वाले, है ना, 1825 में फ़साने अजायब लिखी गई थी। तो 1825 में फ़साने अजायब लिखी गई थी और सुरूर का इंतकाल 1869 में हुआ। ठीक है, 1869 ये वही साल है जब गालिब भी इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो एक तरीके पर हम ये बात कह सकते हैं एक तरीके पर हम ये बात कह सकते हैं कि गालिब और रजब अली बेग सुरूर हम असर थे। ठीक है, और इस दौर में सुरूर ने भी बहुत सारे खतूत लिखे और उर्दू में लिखे। इंशाए सुरूर के नाम से उनके खतूत का मजमुआ है। तो एक मुआसिर थे मिर्ज़ा गालिब साहब के, हकीम मोमिन ख़ान मोमिन देहलवी जो मशहूर शायर थे, उनके खतूत का एक मजमुआ है, मगर वो सब फ़ारसी में लिखा उन्होंने इंशाए मोमिन के नाम से, इंशाए मोमिन के नाम से उन्होंने फ़ारसी में लिखा। तो ये जो गालिब का जो ज़माना है, ये उर्दू खतूत नगारी का इब्तदाई ज़माना ज़रूर कहा जा सकता है। यकीनन उससे पहले खतूत लिखे गए थे और अ, अ, जिस तरह से हैदराबाद में और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में मुस्लिम दौर हुकूमत था, तो वहाँ पर कम से कम हैदराबाद में उर्दू में सारा कारोबार हुकूमत चलता था। तो इसी तरह से जब आप हैदराबाद से नीचे उतरेंगे, मैसूर और अरकाट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक बड़ी मुस्लिम रियासत थी, नवाब ऑफ आरकाट कहा जाता था उनको, है ना। और शाह आज़म और मोहम्मद अली और इस तरह के कई एक बादशाह हुए थे, और अ, उन उनसे और हैदराबाद के नवाबों से, वो उन्हीं की एक तरह से ज़िमनी हुकूमत थी, मगर वो खुद मुख्तार हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। तो जो नवाब सर आज़म थे, नवाब ऑफ आरकाट, तो उनके यहाँ भी खतूत का एक बड़ा मजमुआ मिला है और उसका ज़िक्र किताबों में मिलता है। तो अव्वलीन और इब्तदाई खतूत का अगर हम ज़िक्र करें तो वही सब ख़तों को हम लोग उर्दू की इब्तदाई तारीख़ में शामिल कर सकते हैं। अ, अलबत्ता इस सिन्फ़ को अदबी हैसियत उस वक्त हासिल हुई जब मिर्ज़ा गालिब ने खतूत लिखे, और चूँकि गालिब की शख्सियत कई वजहों से बादशाह के उस्ताद थे, बड़ी शख्सियत थी उनकी,
بڑے شاعر تھے، سارے شمالی ہندوستان میں ان کو شہرت حاصل تھی، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، دہلی کے شرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو غالب کے پاس جو شاعری کا اور جو نثر کا سرمایہ تھا وہ بہت آسانی سے لوگوں تک پہنچ گیا، اور یقیناً اس میں اتنی دلکشی اور اتنی تازگی تھی اور اس میں اتنی جدت اور نیاپن تھا کہ اس کو بہت جلد قبولیت عام حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو غالب نے جو خطوط میں اپنی چیزیں لکھی ہیں ان سب کا تعلق حقیقی واقعات و سانحات سے ہے۔ حقیقی واقعات و سانحات کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا حالی نے آ، ایک اندازے کے مطابق یہ تسلیم کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نے اردو میں خط و کتابت 1850 کے آس پاس شروع کی، ہے نا؟ ایک خط 1847 کا بھی ان کا ملتا ہے، لیکن عام طور سے یہی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مرزا غالب نے 1850 کے آس پاس خط و کتابت کا سلسلہ اردو میں شروع کیا تھا، اور اس کے کچھ اسباب بھی تھے، ان اسباب پر پھر گفتگو ہوگی، جس میں سے ان کی صحت کا خاص طور پر دخل تھا، ان کی صحت کو، ان کے اعضا و جوارے یعنی خود صحت کمزور رہنے لگی تھی، غالب بڑھتی عمر کے ساتھ غالب بھی کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور کام کا دباؤ اتنا تھا کہ فارسی انشا پردازی کا، فارسی خطوط لکھنے میں جس دماغ سوزی کی اور جس غور و فکر کی ضرورت تھی وہ غالب سے ایک حد تک اب نہیں ہو پا رہی تھی، غالب ایسا کرنے سے معذور تھے، دربار سے بھی ایک آدھ دو ذمہ داریاں اس طرح سے مل گئی تھیں کہ وہ ایک وجہ تھی کہ غالب اردو میں خطوط لکھنے پر مجبور ہوئے، ہے نا؟ اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ بہت بے دلی سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن وقت کی گردش کو اور وقت کے مذاق کو، مذاق کا مطلب کہ ذوق، ٹیسٹ، ذائقہ کو کوئی جانتا نہیں کہ کب کون سی کہی گئی بات اچانک راتوں رات آپ کو اسٹار بنا دے۔ تو غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اس طرح سے اگر ہم غیر افسانوی نثر میں کسی ایک صنف کو کا ابتدائی زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ بہت مختصر طور سے اردو مکتوب نگاری کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اس میں غالب ایک بہت بڑے سنگ میل کے طور پر آتے ہیں۔ اب ہم اگلی گفتگو میں غالب یا اردو مکتوب نگاری کا جو آغاز اور ارتقاء ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔